तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी गेन पर। तो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने कैपेसिटर, इंडक्टर और रजिस्टर्स को कवर कर लिया है। तो आज हम लोग केसीएल और केवीएल को देखेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे केसीएल, केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ, के से किरचॉफ, सी से करंट, एंड से लॉ। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? ये एक सिंपल बात ये कहता है कि आने वाली किसी भी एक नोड पर, ये नोड होती है, नोड का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर सब के सब यहाँ के एलिमेंट्स जोड़ रहे हो। ये मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया हुआ है। तो किसी एक नोड पर आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये I1 है, ये I2 है, I3 है, I4 है, 5 है, तो आप ये देख रहे हैं सबकी सब करंट नोड की ओर आ रही है और केवल एक ये करंट है जो बाहर की तरफ जा रही है। अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आउट गोइंग करंट, यानी कि जो बाहर करंट जा रही है वो नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इनकमिंग को मैं पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करूँगा। है ना। तो अब क्या है, इनका बीजगणितीय योग यानी कि अलजेब्रिक सम, देखिए ये होता है 0। तो ये बनता है, देखिए I1, I2, I5, I4 जो है वो सबकी सब पॉजिटिव है क्योंकि वो इनकमिंग है, और आउटगोइंग कौन सी है? केवल I3 है, इसके कारण ये निगेटिव है। तुम क्या समझ सकते हैं, इसे आप पानी के फ्लो समझिए। क्या समझिए, जैसे मान लीजिए पाइप है, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ये समझाने का आपको कि केसीएल कैसे काम कर रही है। एक पाइप है, ठीक है, ये एक नोड होगा किसी भी जंक्शन का, ये जंक्शन है ना यहाँ पे। तो अगर हम मान लीजिए पानी फ्लो कराते हैं तो पानी जो है हमारा करंट की तरह काम करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे I1 वाटर फ्लो करा रहा हूँ, इधर से I2 वाटर फ्लो करा रहा हूँ, तो यहाँ से कितना करंट निकलेगा? इन दोनों का सम निकलेगा, I1 प्लस I2 निकलेगा ना, क्योंकि हम यहाँ जितना डाल रहे हैं उतना ही तो बाहर निकलेगा ना। तो अगर यहाँ से पानी मैंने I1 डाला है, यहाँ से पानी I2 डाला है, तो हमें I1 प्लस I2 मिलेगा। तो ये अगर मैं इसे I3 मान लूँ तो क्या होगा? ये I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0 होगा ना। तो ये देखिए, यही तो केसीएल का नियम है। तो ऐसे यहाँ पे भी हो रहा है, या तो मैं इसे कह लूँ I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, या फिर मैं कह सकता हूँ I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो यह किसके बेस पर काम करता है, मतलब कौन सा लॉ है तो ये काम करता है? ये काम करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये आपको ध्यान रखना है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कई बार पेपर्स में पूछ लेता है कि केवीएल कौन से रूल्स पे काम करता है या केसीएल कौन से रूल पे काम करता है। ठीक है, ये याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया है। सही, केवीएल, केवीएल का मतलब क्या है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केवीएल। ठीक। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो अलजेब्रिक सम होगा हर एक वोल्टेज का एक क्लोज लूप में, अगर कोई लूप है तो इस लूप के अंदर, ये लूप है, इस लूप के अंदर जो वोल्टेज होंगी जितनी भी, उनका जो अलजेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। जैसे अगर यहाँ पे V है तो यहाँ पर भी एक वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस। ठीक है, VD1 मान लें, VD2 इसके अक्रॉस होगा, इसके अक्रॉस VD3 होगा। तो ये जो तीनों वोल्टेज हैं वो इसके बराबर होंगी। ठीक है। तो अब कैसे कह सकते हैं हम इसे? देखिए, अगर स्टैंडर्ड नोटेशन की बात करें, जैसे अगर करंट है ये, यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, निगेटिव से अगर करंट एंटर करेगी तो होगा राइज इन पोटेंशियल। जैसे अगर मान लीजिए ये 0 वोल्ट पे है, ये बैटरी 5 वोल्ट की है, तो यहाँ पर 5 वोल्ट होगा।
तो अगर मैं यहाँ से करंट जा रहा है 0 से, तो यहाँ आते आते 5 हो गया, तो राइज हो गया ना। अब अगर मैं देखिए पॉजिटिव पहले आता है, अगर मैं करंट यहाँ से फ्लो कराता, क्या होता, पॉजिटिव यहाँ से पहले आ रहा है, फिर यहाँ गए, क्या हो रहा है, 5 से 0 की तरफ जा रहे हैं हम, पॉजिटिव पहले आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा फॉल इन पोटेंशियल। क्या बात समझ गए? इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये रह गई कि किस पे काम करता है, पे काम करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो चार्ज पे करता था, वो चार्ज पे करता था, ये एनर्जी पे करता है। एनर्जी क्या होती है, पी इंटू टी। ये देखिए जो चीज़ मैंने वहाँ पे आपको बताई थी, यहाँ पे एक सर्किट में दिखाया हुआ है, जैसे ये देखिए R1 है, ये R2 है, ये करंट फ्लो हो रही है। तो हम एक नोटेशन भी लेके चलते हैं। जब हम KVL बनाते हैं, क्या करते हैं, यहाँ इसके नोटेशन को तो नहीं छेड़ते, लेकिन अगर हम करंट यहाँ से एंटर करा रहे हैं तो इसे पॉजिटिव, और जहाँ से करंट बाहर निकल रही है उसे निगेटिव लेते हैं। ठीक है, यहाँ से करंट, अब मान लीजिए अगर मैं करंट ऐसे फ्लो कराता, मैं क्या करता, इसे पॉजिटिव और इसे नेगेटिव ले लेता। ठीक है, उससे भी बात यही आती, घूम फिर करके हमें यही मिलता। लेकिन क्या है, स्टैंडर्ड नोटेशन होता है ना। देखिए अब रजिस्टर है, रजिस्टर क्या करेगा, अपने ड्रॉप कराएगा, वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, कराएगा, ये भी रजिस्टर वोल्टेज ड्रॉप कराएगा। ठीक है, हम क्या कहते हैं, हमने स्टैंडर्ड नोटेशन लिया है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर निगेटिव से जाएंगे तो राइज होगा। अब यहाँ तो ड्रॉप हो रहा है हमें पता है, यहाँ नोटेशन नहीं दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पॉजिटिव से जा रहे हैं, इसीलिए ये अगर करंट पॉजिटिव से एंटर कर रही है तो क्या होगा, फॉल इन पोटेंशियल। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पॉजिटिव से एंटर करेंगे तो इसका मतलब इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगी वोल्टेज, है ना। यहाँ से पॉजिटिव से गए, में भी कम हो जाएगी। तो ऐसे ही ये चलता है। ये देखिए पॉजिटिव V, फिर ये माइनस का IR1, फिर ये माइनस का IR2। तो क्या हो गया, अगर मैं इसे पलट दूँ, इधर 0 के इधर ले जाऊँ, सारी की सारी इक्वेशन को 0 के इधर ले जाऊँ और 0 को इधर ले जाऊँ, क्या होगा, ये निगेटिव V प्लस V, आ जाएगा इक्वल 0। देखिए यही बात कह रहा है हमारा KVL। तो अब KVL KCL के कारण एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस शुरू होता है KVL KCL से, का नाम होता है मैश एनालिसिस। वैसे आमतौर पे लोग कहते हैं कि KVL से सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जब हम दोनों चीज़ें यूज़ करके किसी सर्किट को सॉल्व करते हैं तो उसे हम कहते हैं मैश एनालिसिस। मैश एनालिसिस क्यों कहते हैं, आप जानते होंगे सारे के सारे लूप होते हैं वो मैश नहीं होते, लेकिन सारे के सारे मैश लूप कहलाते हैं। तो मैश क्या होता है, मैश वो सबसे छोटा लूप होता है जिसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए हम मैश एनालिसिस कहते हैं, ना कि लूप एनालिसिस। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर कोई ऐसा सर्किट है, ठीक है, तो हम इसमें KVL लगाते हैं, इसमें KVL लगाते हैं, इसमें KVL लगाते हैं, और अगर यहाँ पे I1 है मान लेते हैं या I2 मान लेते हैं, तो इनको सॉल्व करके हम निकालते हैं, है ना, नॉर्मली। लेकिन हमने कभी ऐसे तो नहीं किया है, ऐसे करके हमने एक ये वाला लूप ले लिया है, या फिर ऐसे करके हम ये वाला लूप ले, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि हमारी जो इक्वेशन है वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए हम सबसे छोटा लूप लेकर के इसे सॉल्व करते हैं, इसीलिए इसे मैश एनालिसिस कहते हैं, ना कि लूप एनालिसिस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपका ये डाउट क्लियर हुआ होगा। बाकी अगर आपको लगता है कि ये आपको और समझना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको और डिटेल में बता सकूँ ये। ठीक है, तो मैश की बात करते हैं। मैश इज़ अ लूप। ठीक है, मैंने बताया ना आपको, मैश जो होता है वो सबसे छोटी यूनिट होती है लूप की, यानी कि वो लूप तो है, इट डज नॉट कंटेन एनी इनर लूप। यानी कि देखिए अब ये वाला सबसे छोटा इकाई है, मैंने आपको बताया, तो उससे छोटा तो कुछ हो नहीं सकता ना, तो इसीलिए मैश एनालिसिस इज
एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लेनर नेटवर्क। तो देखिए प्लेनर नेटवर्क का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये लिखा हुआ है ऐसे, अगर प्लेनर नेटवर्क होगा तो उसे एक प्लेन पे ड्रॉ किया जा सकता है। एक ऐसा नेटवर्क जो किसी एक प्लेन पर, जैसे ये प्लेन है ना, तब ये एक्स वाई जेड में हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो एक्स वाई में कर रहे हैं ना, एक्स वाई में, हम जेड में तो नहीं जा रहे ना, हम एक्स और वाई प्लेन में काम कर रहे हैं। तो ये जो प्लेन है एक्स और वाई वाला, इसको कहते हैं किसी एक प्लेन पर। तो इस प्लेन पर अगर हमारा सर्किट ड्रॉ हो जा रहा है आसानी, जैसे ये सर्किट ड्रॉ हो रहा था, तो उसे हम प्लेनर नेटवर्क कहते हैं। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन होती है कि कोई भी ब्रांच दूसरी ब्रांच से ओवरलैप यानी कि टच करते हुए ना जाए, क्रॉस ना करे। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर ये ब्रांच, तो मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, उसमें दिखाऊंगा। तो उन ब्रांचेज में क्या होता है, हम मैश एनालिसिस को यूज़ कर सकते हैं। तो प्लेनर नेटवर्क कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं प्लेनर नेटवर्क। नॉन प्लेनर का मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ ताकि आपको सही समझ में आ जाए। मान लीजिए ऐसा कोई नेटवर्क है। अब ये देखिए, यहाँ तक तो ये प्लेनर था, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एक ऐसा रजिस्टर और लगा दिया, अब इसे चाहता मैं ऐसे करके ले जाता, ठीक है, ले गया मैं यहाँ से ऐसे करके, यही अगर मैं इसे बाहर ले जाऊँ तो ऐसा हो जाएगा ना। तो अभी भी ये प्लेनर है, अब मैं ऐसे ले गया, अभी भी ये प्लेनर है। अगर ये वाला ब्रांच में हटा दूँ, यानी कि अगर अब मैं कहूँ तो ये प्लेनर है अभी भी, क्यों, क्योंकि कोई भी ब्रांच आपस में क्रॉस तो नहीं कर रही ना, मतलब आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हुए तो नहीं जा रही है, तो अभी भी ये प्लेनर है। लेकिन मान लीजिए ऐसा सर्किट है कि मैं इसको बाहर ले जाके इससे टच नहीं करा पा रहा था, यहाँ पर भी एक रजिस्टर लगा था, तो इसकी वजह से क्या होगा, ऐसे ले जा सकता था। कुल मिलाकर के बात यह है कि ऐसा कोई सर्किट हो जाए जहाँ मजबूरी हो जाए कि एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच से क्रॉस करके ही ले जाना पड़े, यानी कि ऐसे करके कोई एक ब्रांच है वो क्रॉस करके ही ले जाना पड़े, ये मजबूरी पड़ जाए, ऐसा जो ग्राफ होता है वो नॉन प्लेनर होता है, वो एक प्लेन पे बनाया ना जा सके। समझ रहे हैं आप? तो उस टाइप के क्वेश्चंस को मैश एनालिसिस से सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये केवल और केवल प्लेनर नेटवर्क पर अलाउ होता है। चलिए प्रोसेस देखते हैं। तो प्रोसेस में क्या है, आइडेंटिफाई द डेड नंबर ऑफ मैशेस। पहले हमें किसी सर्किट में मैश कितने हैं ये आइडेंटिफाई करने होते हैं। फिर हमें क्या करना होता है, उनको एक मैश करंट असाइन करना होता है। जैसे मैंने बताया आपको I1 I2 I3 ऐसे करंट लिया मैंने, तो ऐसे करंट करना होता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर क्या करना होता है, हमें KVL इक्वेशन निकालनी होती है, यानी कि इसके ऊपर KVL लगाते हैं, उसके ऊपर एक KVL इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। सॉल्व दैट इक्वेशन एंड फाइंड द करंट। अब उन जो KVL इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे उसको, और फिर हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है, जिस ब्रांच में हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, जैसे अगर मैं इस ब्रांच में ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब इस लूप मैश में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो इसकी करंट को मैं हमेशा बड़ा मानूंगा, ठीक है। और अगर मैं इस ब्रांच में ट्रैवल कर रहा हूँ तो इसकी करंट को हमेशा बड़ा मानूंगा। एक चीज़ और है, देखिए द डायरेक्शन ऑफ मैश करंट कैन बी टेकन इन एनी डायरेक्शन। देखिए अगर आप चाहें तो करंट को ऐसे मान सकते हैं, मतलब क्लॉकवाइज, चाहें तो आप एंटी क्लॉकवाइज मान सकते हैं। ये आपकी इच्छा है कि आप कैसे मानना चाहें। लेकिन क्या होता है कि हम लोग एनालिसिस करते हैं ना, तो अगर मान लीजिए आप ऐसे कर रहे हैं, कभी ऐसे कर रहे हैं, तो आप बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने ये करा है कि ये करा है, फिर गड़बड़ होने लगेगी। तो हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि आम तौर पे हम आदत बना लेते हैं अपनी कि हम या तो क्लॉकवाइज करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो मैंने अपनी आदत क्या करी है कि मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ज़्यादातर लेता हूँ एनालिसिस को सिंपलर करने के लिए, क्यों, क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो बाद में। समझ रहे हैं आप? तो अगर हमें कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है हमसे कि नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी होंगी, मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशंस,
किसी मैश में। तो किसी मैश की हमें मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन बतानी होती है ना, उसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं प्रिंसिपल नोट्स में कितनी प्रिंसिपल नोट्स हैं। नोट तो वैसे ये भी है एक, ये भी है, 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 तो कुल मिला के कितनी नोट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 नोट्स हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या देखनी होती है, हमें प्रिंसिपल नोट देखनी होती है। प्रिंसिपल नोट कितनी है, एक ये वाली है और एक ये वाली है। प्रिंसिपल नोट्स कौन सी नोट्स होती हैं, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा, दो नहीं सॉरी, दो से अधिक पॉइंट्स या एलिमेंट्स आकर के जुड़ते हैं। दो नहीं, कम से कम दो से ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये दो, एक ही है यहाँ तो बल्कि, ठीक है ना, बल्कि ये तो पूरा एक ही नोड है, एक तरीके से देखा जाए 6 नहीं है यहाँ पे, कुल मिला के 4 ही नोड हैं। तो अगर मैं ये देखूँ, ये इससे जोड़ रहा है, ये इससे जोड़ रहा है, ये इससे जोड़ रहा है, तो इससे जोड़ रहा है। देखिए इस नोड पर 3 एलिमेंट कनेक्टेड है, इस नोड पर एक, तो 3 एलिमेंट इस नोड पे भी कनेक्टेड है। ये दो प्रिंसिपल नोड्स हो गए। तो एक नोड से दूसरी नोड तक जाने के लिए जो पाथ होता है, ये कहते हैं ब्रांच। पॉसिबल पाथ कितने हैं, 1 2 3। हमारे पास ई कितना है, 3, और नोड कितनी है, 2। तो मिनिमम नंबर ऑफ नैश जो होती हैं, तो मैच कितनी होंगी हमारे पास, वो बताने के लिए, और जो इक्वेशंस होती हैं वो दोनों सेम होती हैं। जितनी मैच होंगी उतनी ही इक्वेशंस बनेंगी, ठीक है ना। तो हमें इससे पता चल जाता है कितनी मैच है हमारे पास। तो मैच कितनी है हमारे पास, 3 -2 -1 पर टू कितना हुआ, 2 - 1, 1 है 2। यानी कि हमारे पास कितने मैच हैं, तो हमारे पास इस सर्किट में केवल 2 मैच हैं, ठीक है? तो कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है ये सीधे तरीके से, ये तो हमने सीधे सीधे सॉल्व करा है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन उल्टा पूछता है। वो हमको देता कितना है कि हमारे पास 15 ब्रांचें हैं और 10 नोड्स हैं। तो बताइए कितने नंबर ऑफ मैशेस पॉसिबल हैं। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे आप, तो आप सिंपल पता चल गया आपको, 15 -10 -1 को ब्रैकेट में रखिएगा पहले। तो हम कितना कहेंगे, -9 इक्वल टू कितना हो गया ये, यानी कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ मैश बनेंगे इसमें, ये ये मिनिमम नंबर्स हैं। मिनिमम क्या मैक्सिमम क्या, इतने ही बनेंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा बन नहीं सकते मैश, लूप होते तो बढ़ जाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है यूजिंग द मैश एनालिसिस ऑब्टेन द पावर लॉसेस इन 10 ओम रेजिस्टेंस। 10 ओम रजिस्टर है जो, के अक्रॉस पावर लॉस निकालना है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस मैश एनालिसिस से निकालना है, ठीक। देखिए पहले हमने क्या कंसीडर किया, एक, पहले तो हमें पता होना चाहिए कितनी मैश है इसमें, एक ये मैश है, ये मैश है, 2 मैश हो गई। अब हमने क्या करा, इनको करंट असाइन की, इसको I1 से I2, हमने इन्हें क्लॉक वाइज डायरेक्शन में दिया, ठीक है। तो पहले लूप के लिए निकालेंगे, पहले लूप के लिए क्या आएगा, 10 वोल्ट KVL लगाओ, यहाँ प्लस लिया यहाँ माइनस लिया, यहाँ प्लस लिया यहाँ माइनस लिया, क्योंकि हमने यहाँ से करंट एंटर कराई। तो मैंने आपको बताया कि जिस लूप की करंट में हम फ्लो करते हैं, उस लूप की करंट को हम बड़ा मान के चलते हैं। बाद में वो सब अपने आप बैलेंस हो जाता है, हमें कोई मतलब नहीं कि इससे क्या हो रहा है। -10 वोल्ट प्लस 5 I1 प्लस 5, देखिए अब यहाँ से में दोनों करंट फ्लो होंगी, तो इधर से तो I2 फ्लो हो रही है, इधर से I1 फ्लो हो रही है, I1 - I2 फ्लो होगी। ये हमने माना कैसे है बड़ा, इसे इस वक्त हम इस लूप में कर रहे हैं, ये हो गई। ये सॉल्व किया, बनी ये। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं,
सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, इस लूप में आएंगे। मैं पहले देखा 10 पे, तो 10 पे i2 10 i2 इस तरह से गए, तो प्लस 5 i2 माइनस i1। ठीक, ये सॉल्व किया, इक्वेशन आई है। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे बैलेंस करके, मैं i1 i2 की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमसे पूछा था 10 ओम रजिस्टर के अक्रॉस, वहाँ कौन सी करंट फ्लो कर रही थी, वहाँ कर रही थी i2 करंट फ्लो, तो हम i2 करंट ही निकाल लें सीधे, ज़रूरत क्या है हमें इसे निकालने की। तो ये देखिए 10 से 10 कट गया, इधर माइनस का 5 है, 10 का 30 है, तो 25, तो ये आंसर आ गया, i2 आ गया। अब 2 ओम के अक्रॉस पावर निकालनी थी, ऐसे निकाल लिया सिंपली, 8/5 वाट आ गया आंसर हमारा। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम थोड़े से और एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे केवीएल केसीएल अप्लाई की जाती है। बाकी दोस्तों जब तक के लिए आप मुझे बताइएगा कि आपको इसमें क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।